स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। तभी वह लड़का कहता है, अरे भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? चल भाग, भिखारी कहीं का। ऐसे कहते हुए वो लड़का सोनू को धक्का दे देता है। सोनू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ मीना से कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज और एसी है। एक हम ही फटीचर हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज तक नहीं। सोनू की बात सुनकर मीना उसे समझाती है, सोनू बेटा, तेरे गरीब बाबू के पास इतने पैसे नहीं है जो कि वह फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी से जीने से अच्छा तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। ना हमारे पास अच्छा घर है, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और सूखा रूखा खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहते हुए सोनू अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू को 2 रुपए देते हुए कहा, बेटा, आज गर्मी बहुत है, हम बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू ने कहा, माँ, मुझे शर्म आती है 2 रुपए की बर्फ लाने में। दुकानदार हमेशा चिक चिक करता है, कहता है 5 रुपए की बर्फ है, फिर भी मुझे दे देता है, यह कहकर कि अगली बार 5 रुपए ले आना। मोहल्ले के सभी घरों में फ्रिज आ चुके हैं, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अपने घर में कब फ्रिज आएगा माँ? तब सोनू की माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाबू जितना कमाते हैं सब घर खर्च हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। सोनू 2 रुपए लेकर बर्फ लेने चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पर अड़ गया। तू फिर आ गया 2 रुपए लेकर? इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले, पता नहीं कहां से आ जाते हैं भीखमंगे। सोनू ने सारी मार्केट छान मारी, मगर 2 रुपए की बर्फ कहीं नहीं मिली। अंत में उसे खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। मीना सोनू को खाली हाथ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? सोनू कहता है, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था 2 रुपए की बर्फ कोई नहीं देता। सोनू बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। अरे कमल बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी, आज गर्मी बहुत है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। अरे, तेरा तो हर रोज का काम है बर्फ मांगने का। हमारे फ्रीज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रीज नहीं है तो हम क्या करें? सोनू अपनी माँ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन सोनू की माँ और बहन घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी गली में ऑटो रिक्शा पर लदा एक फ्रिज आता है तो सोनू की बहन कहती है, लो, एक और पड़ोसी का फ्रिज आ गया। अपनी बहन की बात सुनकर सोनू बाहर की तरफ चल पड़ा। मीना ने एक बार टोका भी, बेटा सोनू, इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनू एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देखकर सोनू का मन बड़ा खुश हो गया। काफी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के मालिक ने अपने नौकर से कहा, अरे रामलाल, जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो। वह नौकर गले में गमछा डाले सोनू की ओर बढ़ा और कहने लगा, अरे ओ छोटू, क्या चाहिए तुझे? इतनी देर से दुकान के अंदर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुनकर पहले तो सोनू डर गया कि इन्हें क्या जवाब दूं। फिर सोनू बोला, जी, हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था।
सोनू की बात सुनकर नौकर उसे दुकान के अंदर ले गया और दुकानदार से मिलवा दिया। दुकानदार ने सोनू को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोला, हाँ बोल छोकरे, तुझे क्या चाहिए? हम फ्रिज बेचते हैं। सोनू ने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे एक फ्रिज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपए है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? दुकानदार की बात सुनकर सोनू ने कहा, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? दुकानदार कहने लगा, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। बड़े बड़े फ्रिज रिक्शा में लादने होते हैं। तुमसे फ्रिज तो हिलेगा भी नहीं, घर घर फ्रिज पहुंचाने भी पड़ते हैं। सोनू ने कहा, जी मैं सब काम कर लूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रिज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। सोनू 2 घंटे तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सोनू है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी ना रुके। तुम रोज सुबह 7 बजे मेरी दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। दोपहर के 2 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, फिर घर चले जाना। यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके सोनू खुशी खुशी घर लौट आया। सोनू को काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू से कहा, सोनू शाम के 5 बज चुके हैं। मैं देख रही हूँ तू रोज स्कूल से लेट आता है। स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, फिर तू 3 घंटे कहाँ गायब रहता है? और सुबह भी घर से 2 घंटे पहले ही चला जाता है। कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? सोनू की खामोशी देखकर बहन भी बोल पड़ी, पहले तो सोनू घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। इतने में सोनू का पिता भी काम करके घर आ जाता है। वो सोनू की माँ से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, मेरे पीछे से क्या बातें हो रही है? मुझे भी तो पता चले। मीना कहती है, देखो ना, सोनू हर रोज सुबह घर से जल्दी चला जाता है और शाम को भी लेट आता है। पता नहीं ये इतना टाइम कहाँ घूमता रहता है। सोनू के पिता गोपाल जी कहते हैं, क्यों बे सोनू के बच्चे, बता इतनी देर तक तू घर से बाहर क्या करता है? कहीं आवारा दोस्तों के साथ तो नहीं घूमने लगा तू? सोनू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़े होकर अपने पिता की बातें सुनता रहा। सोनू की खामोशी देखकर गोपाल जी कहते हैं, लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। अगली सुबह सोनू की आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। सोनू के घर दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ लगी थी। सोनू एक स्टूल की मदद से खिड़की पर चढ़ा और पड़ोसी की छत पर कूद गया और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता बाहर गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। फिर रोज की तरह 5 बजे घर वापस लौट आया तो मीना दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। वो सोनू को देखते ही बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तो तू कमरे में नहीं था, अब आ रहा है मौज मस्ती करके। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी। मीना सोनू को कमरे में ले गई और सोनू की बहन ने उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए। तभी मीना ने कहा, सोनू तू सच सच बता, हर रोज कहाँ जाता है? अपनी माँ की बातों का सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सोनू के पिताजी ने एक मोटे डंडे से सोनू को खूब मारा। पड़ोसियों ने आकर सोनू को बचाया। अरे ओ गोपाल, बच्चे की जान लेगा क्या? गोपाल जी बोले, आप लोग नहीं जानते, सोनू घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि ये भाग ना सके। तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, सोनू का घर यही है क्या? सोनू के पिताजी ने देखा तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक लाल रंग का फ्रिज रखे हुए है। तब सोनू के पिताजी ने मीना से कहा,
लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगाया है, पर ये सोनू को क्यों बुला रहा है? मीना ने कहा। जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है, और फ्रीज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। सोनू की बहन ने जवाब दिया। काले राम की किराने की दुकान खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने जब तक फ्रिज सोनू के घर की देहरी पर रख दिया, तब मीना बड़बड़ाती हुई बोली, अरे रिक्शा वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारी देहरी पर क्यों रखते हो? उठाओ इसे, जिसका है वहीं ले जाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसमें इसी घर का पता लिखा हुआ है और नाम गोपाल लिखा है। सोनू के पिताजी बोले, हैं? गोपाल तो मेरा नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, मगर हमने तो कोई फ्रिज नहीं मंगाया, शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। इतने में फ्रिज की दुकान का मालिक आ गया। उसने कहा, सोनू ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। सोनू 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। सोनू ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी का जिक्र किसी से मत करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। सोनू ने यह भी कहा था, जब फ्रिज के रुपए इकट्ठे हो जाए तब फ्रिज की रसीद मेरे पिताजी के नाम पर काटना। घर में पिता के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ? मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए नया फ्रिज खरीदा है। गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सोनू ने कहा, पिताजी, मैं आज के बाद बिना बताए कोई काम नहीं करूँगा। सोनू की बात सुनकर उसके पिताजी और उसकी माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें इतनी अच्छी नहीं हो पाई। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, सही कहा आपने, अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हमारे पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। रमेश की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर रमेश कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी नहीं रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुका पाऊंगा? यह सुनकर रमेश की पत्नी रमेश को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि महेश भाई शहर गए हैं, हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर रमेश कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं, या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर रमेश के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह रमेश शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। रमेश के जाते वक्त उसकी पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर रमेश कहता है, यह पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रमेश की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। रमेश थैला उठाता है, उसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है।
वहीं पास में दो जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे कल्लू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाह तो बहुत तेज है। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1, 9, 11 हो जाना। मालिक यह सब तो ठीक है, लेकिन 1, 9, 11 नहीं, 9, 2, 11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा रमेश के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो रमेश है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भाई, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी कल्लू रमेश का थैला लेकर 9, 2, 11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर की, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में रमेश की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़े ही दयाहीन हैं। मैं तो सोचता था शहर के लोगों का बड़ा दिल होता है, लेकिन यहाँ तो दिल है ही नहीं किसी के पास। गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करें। इतने में रमेश के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है, बचाओ बचाओ। रमेश उस आवाज को सुनता है और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। रमेश उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, जरा इन्हें देखिए, यह बहुत घायल है और दर्द के मारे तड़प रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। ये सुनकर रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज ही सुबह मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मुझे मिला नहीं। ऊपर से मेरा बैग भी किसी ने चुरा लिया है। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी रमेश अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं है, देख लीजिए, शायद इसमें कुछ पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत रमेश से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर रमेश को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। रमेश रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है, हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से रमेश का परिचय कराते हुए कहता है, यह रमेश जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है।
घायल अवस्था में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। यह सुनकर अशोक जी कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम कौन हो और क्या करते हो? तभी रमेश कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अशोक जी ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। रमेश शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों अशोक जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त रमेश उनके बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। रमेश अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अशोक जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। अशोक जी कहते हैं, रमेश तुम कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। कुछ देर बाद अशोक जी आते हैं और कहते हैं, रमेश शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। रमेश कहता है, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। अशोक जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। अशोक जी रमेश को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर रमेश गांव जाता है और अपने कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। अशोक जी रमेश के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं।